नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूट्यूबर नाम है। चलिए आज बात करते हैं हम वैदिक काल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था एंशियंट हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। दोस्तों, हड़प्पा काल के पतन के बाद एक नई सभ्यता का पता चला जिसको हम वैदिक काल कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो है एक लंबे समय अंतराल के बाद एक नई सभ्यता का पता चला जिसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। अगर देखें तो हड़प्पा सभ्यता का अंत जो है 1750 तक था, और उसके बाद एक लंबे गैप के बाद लगभग 150-200 वर्ष के बाद में एक नई सभ्यता का पता चला जिसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता एक ऐतिहासिक यहाँ से वैदिक सभ्यता से एक ऐतिहासिक युग की शुरुआत होती है। ऐतिहासिक युग कहने का मतलब ये हुआ कि ऐतिहासिक युग यानी वैदिक काल का पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों को पढ़ा और समझा जा गया है, जिसको हम ऐतिहासिक युग कहते हैं। तो वही ऐतिहासिक युग वैदिक सभ्यता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि वैदिक सभ्यता जो है वेद के अध्ययन से जो इस सभ्यता के बारे में पता चलने के कारण इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा है। यानी वेद के अध्ययन, वेद जो है हमारे 4 वेद, उस वेदों के अध्ययन से ही इस सभ्यता का पता चला है। इसी कारण इस सभ्यता का नाम वैदिक युग रखा गया है। वैदिक जो है एक वेद से बना है। वेद एक संस्कृत शब्द होता है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। उसी वेद से ही वैदिक शब्द बना है और उसका अर्थ होता है हिंदी में ज्ञान। वैदिक शब्द या वैदिक सभ्यता का प्रवर्तक जो है आर्य को माना जाता है। यानी वैदिक सभ्यता का प्रवर्तक या वैदिक सभ्यता का संस्थापक है तो उसे आर्य को माना जाता है। आर्य, हम समझेंगे कि आर्य, अब यहाँ सवाल प्रश्न उठता है कि आर्य कौन थे, आर्य क्या थे। तो वैदिक सभ्यता में रहने वाले समाज को ही आर्य कहते थे। वैदिक सभ्यता में रहने वाले समाज को ही आर्य कहते थे। यहाँ होता है आर्य। आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है श्रेष्ठ या कहें तो कुलीन या आदरणीय। ये प्रश्न में पूछा जाता है, अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाए अगर आपसे कि आर्य का मतलब क्या होता है, या तो आप इसका आंसर देंगे आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, आर्य जो थे वह कहाँ से आए, उसके आगमन या उसके निवास को लेकर एक सभी इतिहासकारों का एक मत नहीं है। सभी इतिहासकारों का उसका अलग अलग मत है। कई इतिहासकार जो है उसका कहना है कि आर्य जो थे वो दूसरे देशों से आए थे या यूरोप से आए थे। यूरोप महादेश से आकर वह एशिया महादेश में बसे थे। इसी को आधार पर इसको 2 मतों में बांटा गया है। एक है विदेशी मत, यानी विदेशी इतिहासकारों का मत, या उसका कहें तो उसका क्या कहना है विदेशी इतिहासकारों को, उसका मत हो गया तो उसको हम विदेशी मत में पढ़ेंगे। और दूसरा है इंडियन, जो भारत का इतिहासकार था, उसका मत क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इतिहासकारों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कौन सा इतिहासकार ने क्या कहा, इसका क्या तर्क था आर्यों के बारे में। तो हमने पहले पढ़ा विदेशी मत क्या था, विदेशी इतिहासकारों का मत क्या था। तो इसमें है ये जो है, इसमें हमने पहले भी लिखा है स्थान, यानी उसका किस स्थान के बारे में वो कहते थे, और दूसरा उसका प्रतिपादन या किसने यह मत दिया था। तो पहला है एक फिलिपो सेसेटी इतिहासकार थे। उनका कहना था कि आर्य थे वह यूरोप से उसका आगमन हुआ था। सेसेटी जो थे उसका कहना था कि आर्य यूरोप से आकर एशिया में बसे थे। उसके बाद है फिलिपो, ये तो हो गया। उसके बाद है पी गाइल्स, वो भी इतिहासकार थे और विदेशी इतिहासकार थे। उसका कहना था कि आर्य का आगमन ऑस्ट्रेलिया और हंगरी से हुआ था। आर्य का आगमन ऑस्ट्रेलिया और हंगरी से हुआ था। यह किसका कहना था? तो पी गाइल्स का। फिर उसके बाद है फ्रेंका और हर्ड।
पेंका और हर्ट दो वैज्ञानिक थे, सॉरी दो इतिहासकार थे। उनका कहना था कि आर्य का आगमन जर्मन प्रदेश से हुआ है, जर्मन प्रदेश से हुआ है। फिर उसके बाद है मैक्स मूलर। यह एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है मैक्स मूलर से, यानी उसमें एग्जाम में हमेशा अधिकतर पूछा जाता है मैक्स मूलर के संबंध से कि कैप्सियन सागर, कैप्सियन सागर कहे तो अफगानिस्तान साइड से, या बैक्टीरिया, उसे बैक्टीरिया भी कहते हैं, वहां से इसका मैक्स मूलर का कहना था, जो एक ईरानी ग्रंथ जिंद अव्यवस्था के आधार पर, इन्होंने भाषा के आधार पर, इस पुस्तक के भाषा के आधार पर कहा है कि आर्यों का आगमन कैप्सियन सागर तट से हुआ था। कैप्सियन सागर आप देखेंगे मैप में तो आपको एशिया में पड़ता है। उसके बाद है दक्षिण रूस, इनका यह मार्गन और गार्डन जाइल्ड का कहना था कि आर्य का आगमन जो था वह दक्षिणी रूस से हुआ था, यानी दक्षिणी रूस से भी कहा गया है कि आर्यों का आगमन हुआ है। यह कहना था मार्गन और गार्डन जाइल्ड्स का। फिर उसके बाद है पामीर का पठार। पामीर का पठार यह कहना था एडवर्ड मेयर का। तो हमने देख लिया कि विदेशी इतिहासकारों का क्या अलग अलग मत थे और इन्होंने क्या क्या आर्यों के आगमन के बारे में क्या क्या कहा है, या आर्यों का मूल निवास स्थान जो था उसके बारे में इसका कहना क्या है। चलिए अब बात करते हैं हम देशी मत के बारे में, अर्थात देशी इतिहासकारों का आर्यों के मूल स्थान के बारे में या मूल निवास स्थान के बारे में क्या कहना है। सबसे पहले है राजबली पांडे। राजबली पांडे एक भारतीय इतिहासकार थे। उनका यह कहना था कि आर्यों का आगमन जो है वो मूल रूप से मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश से है। इसका मूल निवास, आगमन नहीं, मूल निवास इसका मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश है। फिर उसके बाद है गंगानाथ झा। गंगानाथ झा जी का कहना था कि आर्य जो थे उसका मूल निवास ब्रह्मर्षि देश का कहने का मतलब गंगा के उत्तरी तट पर रहने वाले निवासी को उसको ब्रह्मर्षि देश कहते थे। यानी गंगानाथ झा जी का कहना था कि आर्यों का जो मूल निवास था वह ब्रह्मर्षि प्रदेश था। फिर उसके बाद एल डी कल्ला का कहना है कि आर्यों का मूल निवास उसे वह कश्मीर के पास हिमालय प्रदेश में था। एल डी कल्ला का कहना था कि आर्यों का जो मूल निवास था उनका कश्मीर के पास जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय प्रदेश है, उस क्षेत्र में इसका मूल निवास था। फिर है उसके बाद डी एस त्रिवेदी इसका कहना था अफगानिस्तान या देविका प्रदेश। अफगानिस्तान में जो था वह मुल्तान एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इसका मूल स्थान था, मूल निवास स्थान था। उसके बाद है शप्त संदर्भ प्रदेश। का मतलब यह हुआ 7 नदियों के बहाव वाले क्षेत्र, जिसको हम पंजाब क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र में जो है आर्यों का मूल निवास था। वह कहना था संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास। ये क्या कहना था संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास का कि आर्यों का जो मूल निवास था वह सप्त संदर्भ प्रदेश में था। यानी सप्त संदर्भ प्रदेश का कहने का मतलब भारत के जो पंजाब क्षेत्र है उस क्षेत्र में आर्यों का मूल निवास था। फिर उसके बाद है दयानंद सरस्वती का कहना था ये आर्यों का मूल निवास वह तिब्बतीय क्षेत्र में है। दोस्तों हमने पढ़ लिया कि इतिहास वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में इतिहासकारों का क्या कहना था। यानी वैदिक सभ्यता के प्रवर्तक आर्य थे, उसका मूल निवास कहाँ था उसके बारे में हमने पढ़ा कि उसका देशी मत और विदेशी मत क्या क्या थे, देशी इतिहासकार का क्या मत था और विदेशी इतिहासकार का क्या मत था। उसके बाद हम पढ़ेंगे
वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल जो है, वैदिक काल को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला पूर्वी वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। इसका जो समय है वह 1500 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। और उसके बाद है दूसरा में पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। इसका समय काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल इसलिए क्योंकि वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद काल है, इसलिए इसे काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में हम पढ़ेंगे कि इसके साहित्य के बारे में, यानी वैदिक साहित्य के बारे में। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेद। वेद के बारे में पढ़ेंगे, वेद कितने प्रकार के हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, वेद कितने प्रकार के हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेद का जो है ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम उपनिषद। फिर उसके बाद आरण्यक, आरण्यक के बाद पढ़ेंगे। दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वेद से शुरू करेंगे। उस वेद में हम देखेंगे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इस तीनों में क्या क्या प्रमुख बातें हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।